आपके विज्ञान की नगरी में सभी को नमस्कार। आज हम एक नए एपिसोड विज्ञान की नगरी में आप लोगों का फिर स्वागत करते हैं। आज हम श्री एस.एन. बोस जी का डिस्कस करेंगे, उनकी जर्नी कैसे गई, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। तो इसके लिए हमारे साथ है सुमित बंसल जी, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल दपन SAS नगर मोहाली के हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा सुमित बंसल जी का। नमस्कार मुकेश जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सर, आपने आपका। मुझे। जी सर, मैं आपका सबसे पहले आपका शुक्रिया करूंगा, आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का और सर एस.एन. बोस के बारे में एक अच्छी डिस्कशन आपके साथ करने का मौका मुझे दिया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमें एक प्लेटफॉर्म जो हम सभी के लिए करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट, चाहे फैकल्टी मेंबर हो, कहीं पे भी हो, तो हम एस.एन. बोस जी के बारे में, उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे जी पहले उनकी जीवनी की अर्ली चाइल्डहुड के बारे में सर कुछ बताइए, कैसे उनका स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की, और प्रारंभिक एजुकेशन और उनकी अर्ली चाइल्डहुड कैसे रही सर? जी सर। सर ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब और खुशी की बात है, हम यहाँ बैठ के आज सर एस.एन. बोस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनका जन्म है जो वो 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो वहां पे उनका जन्म हुआ। एक मतलब हम कह सकते हैं मिड क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। उनके जो फादर थे, पिताजी थे, ही वाज एन अकाउंटेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम। और उनके जी। मतलब उनकी 6 बहनें थी, 6 सिस्टर्स थी। ओनली ही वाज द मेल चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। बचपन बचपन से ही जो एस.एन. बोस थे, उनका जो मतलब ब्रेन था वो पढ़ाई की तरफ था। उनका इंटरेस्ट था वो पढ़ाई की तरफ था। उनकी जो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, तो जो उनका जो लोकल स्कूल था, वो एक गांव में रहते थे पहले कलकत्ता के पास ही। तो लोकल स्कूल में, एक एलिमेंट्री स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया। जैसी उनकी फैमिली कोलकाता को शिफ्ट हुई कोलकाता में, तब उसके बाद उनको कोलकाता में हिंदू स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। वहां पे वहां वहां पे उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है, मतलब मैट्रिकुलेशन तक की जो एजुकेशन है, वो उन्होंने वहां तक की। और कहा जाता है, एक छोटा सा ये कहा जाता है उनके बारे में, जब उनके फादर थे जो उनका बड़ा योगदान रहा उनकी स्टडी में। जब वो कहते वो अपनी जॉब पे जाते थे ना, तो उनको कोई ना कोई एक दो सम वो फर्श पे ही, फ्लोर पे डाल के दे जाते थे। अच्छा। कुछ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स थी जो वो फ्लोर पे डाल के दे जाते थे। जब तक मतलब उन्होंने वापस आना होता था, तब तक एस.एन. बोस सर उनको मतलब सॉल्व करके रखते थे फर्श पे ही। तो इस चीज से उनका मतलब कि जो बेसिक बनना शुरू हो गया, यहीं से उनका इंटरेस्ट है जो हम कह सकते हैं क्रिएट होना शुरू हो गया। एक फाउंडेशन रखी गई मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। और उसके बाद सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मुझे। सर सॉरी, आई कांट लिसन यू। मुझे मुझे नहीं सुनाई दे रही आपकी आवाज। अभी मुकेश जी, आप हो वहां पे? हाँ जी सर, मैं वो एक्चुअली वो शायद सर का ना वो डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं उनको दोबारा से ओके ऐड कर रही हूँ अभी। ठीक है सर? ओके ओके जी, ओके। जी 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 सर। हेलो, हाँ, अभी आवाज आ रही सर आपको मेरे? हाँ जी सर, आई कैन लिसन यू।
सर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, ऐसा हो सकता है। सर हम उनकी एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, फिर उनका एजुकेशन में कैसे आगे नहीं सर, आपकी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं सर, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है सर क्लियर आवाज? हाँ जी सर, सुन रहा है अभी, ये तो सुना है मुझे। हेलो, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ जी सर। अभी क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है, आई कैन लिसन क्लियरली। एक मिनट सर। हेलो, अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर आवाज? हाँ जी सर, क्लियर है वॉइस। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी सर, आ रही है जी। एक्चुअली में मैं बाहर आ गया थोड़ा सा, तो उसमें क्या है कि हेलो, अपने बाहर लॉन में आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज क्लियर आ गई। वहाँ रूम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा था। हाँ, रेंज का प्रॉब्लम हो अब जाता है। क्लियर आ रही है सर बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपको आवाज? हाँ, अब अभी मुझको साफ सुनाई दे रहा है सर। बिल्कुल। मेरी आवाज ठीक है सर? हाँ हाँ सर, आपकी आ रही है। चलिए, मैं नेटवर्क का यहाँ इशू है, मैं थोड़ा सा दिल्ली से बाहर हूँ सर, इसलिए पहाड़ों में हूँ। ओके। ठीक है सर, शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ तो सर, जैसा कि आपने उनके एजुकेशन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज से अपने एजुकेशन प्राप्त की, तो उससे आगे उन्होंने उसके बाद मैथमेटिक्स की रुख कैसे किया, और कैसे उनके जीवन में मैथमेटिक्स का नया मोड़ आया, जो प्योर मैथमेटिक्स और एडवांस मैथमेटिक्स की और उनको लेके गया। हम्म। एक सर, मैं आपसे एक घटना शेयर करनी चाहूंगा जो उनकी लाइफ में हुई। जब वो स्कूलिंग में थे, जैसे पहले मैंने नाम लिया आपके सामने, हिंदू स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। वहां पे उनके एक टीचर थे, उपेंद्र बख्शी।
उनका भी बड़ा योगदान रहा। उनका जो मतलब रुझान है मैथमेटिक्स की तरफ हुआ उसमें एक मतलब बात भी फेमस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कहते एक बार उन्होंने क्या हुआ, एसएन बोस को एक एग्जाम में, हाउस एग्जाम में 100 100 में से 110 मार्क्स दे दिए। तो मतलब ये मसला प्रिंसिपल के पास पहुंचा, भी हाउ इट इज पॉसिबल, भाई आप एक 100 में से 100 तो दे सकते हो, 100 में 110 कैसे दे दिए। तो उनको बुलाया गया बिल्कुल। ऑफिस में और पूछा गया भी हाउ इट इज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा मतलब इस बच्चे ने उसी लिमिटेड टाइम में सभी के सभी प्रश्न किए और जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस थे वो भी किए, और कई प्रश्न तो 2-2 3-3 मेथड से किए। तो इसलिए मैंने क्या था, उनको 100 में से 110 दे दिए, यूनिक अच्छा, मार्क्स दे दिए, ताकि उनके क्रेडिट का पता चल सके। तो ये वो जो टीचर थे, देखिए, जी हाँ, सर, ये जो टैलेंट है सर, ये एक चीज को 3 तरीके से करने का टैलेंट है या क्यूरियोसिटी है। वो बच्चों में किस तरह आती है, क्योंकि 100, 2000, 1000, 4000, कई लाखों में एक स्टूडेंट ऐसा होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल। लगता है कि आज के टाइम में ये चीजें क्यों मिसिंग है और क्या इसका रीजन हो सकता है सर? हाँ सर, अब ये सोचने वाली बात है, चाहे ये एक इवेंट अलग तरीके का था, है ना, इलॉजिकल कह सकते हैं, बट ये सोचो भी इससे उस बच्चे के दिमाग में उस वक्त क्या बना होगा, कौन सा सीड उसके ब्रेन में चला गया जो बाद में एसएन बोस निकल के आया उसमें से, है ना। तो ऐसी बिल्कुल। ये एक तरीके की मोटिवेशन है। तो ऐसी मोटिवेशन कभी कभी हमें बच्चों को देनी चाहिए, चाहे हम आउट ऑफ वे चले जाएं कोई बात नहीं, पर जो चीज बच्चों को मोटिवेट करे, जो फ्यूचर में एसएन बोस पैदा करे, ऐसा करना चाहिए टीचर को। तो ऐसे ये टीचर और उसके पेरेंट की, फादर साहब की बात हमने पहले की, वो इनका योगदान रहा, उनका रुझान मैथमेटिक्स में करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ, जब उनका मेट्रिकुलेशन हो गया, आफ्टर उनका एडमिशन हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज में फॉर अंडर ग्रेजुएट, उनका एडमिशन हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज में। वहां भी उनको टीचर्स में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ला चंद्रा जैसे टीचर्स मिले, जिनका भारत के साइंस में बड़ा योगदान रहा है। तो मतलब अनकॉमन टीचर्स हैं जो उनको मिले। और उनके क्लासमेट्स में डॉक्टर मेघनाथ साहा, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कह सकते हैं, तो वो उनके क्लासमेट्स में थे। तो ये जो संगति है, ये बड़ा मैटर करती है। संगत जो है ना, बंदे को कहां से कहां ले जा सकती है, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। तो मैं कहूंगा जो संगति थी टीचर्स की और क्लासमेट्स की, इसने उनकी काफी हेल्प की, उनका जो रुझान है मैथमेटिक्स की तरफ करने। बहुत बढ़िया सर, आपने जैसा कि बताया कि उनके टीचर भी ऐसे महान लोग थे और उनके सहपाठी भी जो साथी थे, तो एक एक्स्ट्रा एक हेल्दी कंपटीशन अपने सहपाठियों के बीच होता था और वो टीचर के बीच जो इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो इंटरेक्शन होता था जो एक अलग लेवल पे उनको लेके जाता था। तो इसीलिए बिल्कुल। एसएन बोस जी बने। तो मैं आप प्रेसिडेंसी कॉलेज से थोड़ा आगे मूव करना चाहेंगे कि कैसे उनका रिसर्च करियर स्टार्ट हुआ और कैसे जो आपने एक सुना होगा कि बोस और आइंस्टीन का एक पार्टिकल जिसे बोसोन कहा गया बाद में, उसका कैसे रिसर्च में उन्होंने शुरुआत की उसका, क्योंकि उस टाइम तो इस चीज़ का बोसोन का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन उससे पहले उन्होंने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में और ज्यादातर लोगों तक समझ पाए उस भाषा में आप एक ब्रीफ में बताइए सर। जी सर, हम पूरे क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक कर करके समझेंगे, क्योंकि काफी कुछ आ गया इस क्वेश्चन में। तो पहले तो हम बात करें प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद, उन्होंने फिर एमएससी, अपना एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपना एमएससी किया इन कोलकाता यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन की और अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्लीट किया। कहा जाता है भी वो उस टाइम के टॉपर रहे रिजल्ट में, और जो मेघनाथ साहा थे वो सेकंड टॉपर थे। देखो आपने बात भी की हेल्दी कंपटीशन की, दोनों के बीच वो कंपटीशन एक था, हेल्दी कंपटीशन। वो टॉपर रहते थे सर, जितने भी मोस्टली एग्जाम होते थे एसएन बोस वाज द टॉपर। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एमएससी applied mathematics at Kolkata University, उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी ही ज्वाइन कर ली फॉर एज ए रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च के लिए ज्वाइन कर ली। और जो मतलब उनकी पहली बुक लिखी गई, जो वो उन्होंने साहा के साथ ही लिखी थी, मेघनाथ साहा के साथ। दोनों ने इकट्ठे एक बुक लिखी
उस टाइम ना सर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बड़ी फेमस थी दुनिया में, सब तरफ इसकी बात हो रही थी। और आइंस्टाइन सर ने ये सारा काम किया था जर्मन लैंग्वेज में, अपनी नेटिव लैंग्वेज थी उनकी। तो इन्होंने क्या किया, सर से परमिशन ली, आइंस्टाइन सर से परमिशन ली कि हम आपके जो वो है लेक्चर्स हैं, जो आपके पेपर रिसर्च पेपर्स हैं, हम उनका अनुवाद करना चाहते हैं इंग्लिश में। तो सर ने यस कर दी। तो उन्होंने फर्स्ट जो बुक लिखी थी उनके पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को अनुवाद करके इंग्लिश में लिखा। दिस वाज देयर फर्स्ट बुक। तो ये काफी इंडिया में फेमस हुई, काफी लोगों ने, क्योंकि उस टाइम उसी का बात हो रहा था हर तरफ पूरी दुनिया में, तो काफी वो बुक पढ़ी गई। और इसके बाद आगे अगर हम रिसर्च की बात करें, कुछ पेपर उन्होंने पब्लिश किए, ठीक है, पर जो मेन वर्क था, हम अगर वो बात करनी चाहें, उन्होंने इसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी, ढाका यूनिवर्सिटी। एसएन बोस जी ने ढाका यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और वहां पे वो जो वर्क कर रहे थे, उन्होंने तब पढ़ाते थे एमएससी के बच्चों को, वो उन्होंने प्लैंक्स लॉ था एक, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जहां से हम कह सकते हैं थोड़ी क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। ये मतलब ये बातें थोड़ी ज्यादा मैथमेटिक्स में चली जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको ब्रीफ में बता दूंगा, बाद में बोसोन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, वो क्या चीज थी वो समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जो उनका एक रिसर्च था, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था, उनकी काफी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की काफी डेरिवेशंस आई, और वो सारी डेरिवेशन मतलब इलॉजिकल थी थोड़ी। जब सर पढ़ाते थे, एसएन बोस पढ़ाते थे, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उन्होंने खुद फिर उसकी एक डेरिवेशन की, जिसमें उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को साइड में कर दिया, और क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से उन्होंने उसकी डेरिवेशन की। और वो जो रिसर्च पेपर था, डेरिवेशन थी, वो उन्होंने एक फिजिक्स जर्नल को पब्लिश होने के लिए भेजा, मैगजीन को। बट उस मैगजीन ने उनका वो पेपर पब्लिश करने से डिनाई कर दिया, अभी हम नहीं छापेंगे भाई। फिर सर ने क्या किया, वही पेपर रिव्यू के लिए सर आइंस्टीन को भेज दिया। जब सर आइंस्टीन ने वो चीज पढ़ी, वो बड़े प्रभावित हुए एसएन बोस से। उन्होंने उसी पेपर को जर्मन में कन्वर्ट किया आइंस्टीन सर ने, और अपनी वहां पे एक फेमस मैगजीन को अपना रिकमेंडेशन डाल के एसएन बोस के नेम पर भेजा, ये पब्लिश किया जाए, और वो पब्लिश हो गया। अच्छा। उसके बाद जो एसएन बोस है, उसका उनका नाम है जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया, ही हैज डन समथिंग इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। और तब से जो आइंस्टीन सर थे वो भी काफी प्रभावित हुए एसएन बोस से। तब दोनों ने जो इकट्ठा काम किया, वहां से उसी से स्टार्टिंग हो गई थी, वहां से निकल के आई बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ये जो मैंने इवेंट बताई, इसी इवेंट से जो ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, सारे का सारा ये स्टैटिस्टिक्स है, ये यहीं से निकल के आया, ठीक है। अब ये है क्या चीज, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, अपना ये यूनिवर्स है, हाँ जी। बेसिकली यूनिवर्स में हम कह सकते हैं दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है फर्मियोन्स और दूसरे हैं बोसोन्स। दो तरीके के पार्टिकल हैं, इतनी मतलब मोटी मोटी बात सबको समझा सकती है। एक फर्मियोन्स है। फर्मियोन्स क्या है, वो मैटर पार्टिकल्स हैं, मैटर जिनके कारण कोई भी मटेरियल होता है। इसमें मतलब कि लेप्टॉन्स आ जाते हैं, क्वार्क्स आ जाते हैं, एंटी क्वार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हैं, ये फर्मियोन्स है। दूसरे एक पार्टिकल्स हमने कहे बोसोन्स। बोसोन्स कौन से पार्टिकल है, वो फोर्स पार्टिकल्स हैं, इंटरेक्शन पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो कोई भी दो पार्टिकल है ना, उनके बीच कोई फोर्स लगेगी, वो फोर्स लगाने के लिए भी एक पार्टिकल चाहिए, वो बोसोन है, ठीक है जी। दो पार्टिकल्स हैं, मैटर पार्टिकल्स, वो तो फर्मियोन्स हो गए, उनके बीच में जो फोर्स लगनी है, फोर्स लगाने के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बोसोन्स। उनको बोसोन्स कहा जाता है, मतलब कि बोसोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्सेस, फॉर द इंटरेक्शंस, ठीक है जी। अब ये जो नाम था बोसोन्स, ये नाम दिया था पॉल डिरैक ने सबसे पहले। पॉल डिरैक थे जो, उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम रखा बोसोन्स। क्यों रखा, क्योंकि बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स थी, तो बोस ने काफी इस पे काम किया था, तो उस बंदे ने बॉस को एक मतलब कि कंट्रीब्यूशन को एक सलाम देने के लिए
इस पे नाम रखा है, एक मतलब कि इनकी रिस्पेक्ट देने के लिए नाम रख दिया बोसोन्स। बिल्कुल। तो मतलब हम ये कह सकते हैं बोस के बारे में कि हाफ द पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स ओबे एसन बोस। इस ब्रह्मांड के आधे पार्टिकल जो हैं वो एसन बोस को फॉलो करते हैं। देखो जो फर्मियोन्स हैं वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स फॉलो करते हैं, और जो बोसोन्स हैं वो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है जी। बहुत तो बढ़िया आधे सर। यूनिवर्स ये आपने बहुत ही कम शब्दों में उनके जो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो उसपे बहुत सारे जो शोध करता है वही उस फील्ड के हैं, वही उस को समझ सकते हैं, लेकिन आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको बताया। तो उन्होंने उसके लिए विख्यात हुए, वो देश नहीं दुनिया में सभी जगह उनका नाम गया। उसके बाद उनको कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स भी मिले, हर हर जगह उनको। तो उसके बारे में बताइए कि उनको अवार्ड्स और ऑनर का क्या? हाँ जी सर। जब उनका मतलब कि नाम फेमस हो गया, पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो गया, भी एसएन बोस एक नाम है, तो उनको सबसे पहले तो भारत में ही उनको पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सुशोभित किया गया। पद्म विभूषण उनको मिला 1954 में। और उसके बाद वो भारत में राज्यसभा के मेंबर भी रहे 6 मंथ के लिए। उनको नेशनल प्रोफेसर की उपाधि दी गई। किसी भी साइंटिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी उपाधि होती है नेशनल प्रोफेसर की, तो उनको नेशनल प्रोफेसर की उपाधि दी गई। तो ये कुछ मतलब ऑनर्स थे जो उनको दिए गए, जो मेरे ध्यान में है। हो सकता है कुछ मेरे ध्यान में ना भी हो। बिल्कुल सर। और उसके अलावा कि उनका एक किस्सा है नोबेल प्राइज नॉमिनेशन का, कि उसके के बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बता पाएँ? हाँ, एक्चुअली बहुत साइंटिस्ट हैं जो वो भी कहते हैं, क्योंकि देखो हमने कहा बात की बोसोन्स की, है ना? अब हुँ, बोसोन्स भी बहुत सारे हैं। एक साइंटिस्ट थे पीटर हिग्स, पीटर हैग्स, जिन्होंने यस। हिग्स जिन्होंने हिग्स बोसोन की प्रेडिक्शन की थी। हिग्स बोसोन नाम का एक पार्टिकल होता है, उसके कारण बिल्कुल। हर चीज का मास होता हुँ, है ना? हुँ। अगर हम कहें कि पहले हमें ये नहीं पता था कि हमारा मास क्यों है, हमारे मास का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो पीटर हिग्स ने कहा था वो हिग्स बोसोन है, जो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके कारण हमारा मास होता है। अब ये वाला पार्टिकल दुनिया में है या नहीं है वो नहीं पता था। तो उसके लिए सर 2012 में 2012 में एक रिसर्च हुई, सर्न एक्सपेरिमेंट हुआ, जो आपने न्यूज में भी काफी सुना होगा। एलएचसी मशीन, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर नाम की एक बहुत बड़ी मशीन लगी थी जिनेवा में, बिल्कुल, जिसमें वो हिग्स पार्टिकल है जो वो डिटेक्ट हुआ था। और जब वो डिटेक्ट हुआ उसी के साथ ही जो नोबेल प्राइज था वो पीटर हिग्स सर को उस उनकी डिस्कवरी के लिए वो नोबेल प्राइज मिला था। तो जो हिग्स पार्टिकल था वो बेसिकली एक बोसोन था। तो बोसोन का जो काफी कुछ है वो एसन बोस सर ने दिया था। तो एक मतलब कि उनको भी देना चाहिए था, मतलब उनको भी जाना चाहिए था नोबेल प्राइज, क्योंकि ही वाज द फाउंडेशन फॉर दिस। ही स्टार्टेड द फाउंडेशन फॉर दिस। उन्होंने सब कुछ शुरुआत किया इसका। इसलिए एक है, कुछ हाँ। बहुत साइंटिस्ट कहते हैं भी उनको मिलना चाहिए था, बट वो एक ऐसी लिस्ट है जिन लोगों ने मतलब काम बहुत किया पर नोबेल प्राइज नहीं मिला। उस लिस्ट में मतलब एसन बोस बोस का नाम भी है जो वो ऐड हो गया उस लिस्ट। हाँ, चलिए उनके कंट्रीब्यूशन और उनके डिटेल के बारे में चर्चा करने के लिए काफ़ी घंटे चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एडवांस मैथमेटिकल में। तो उसके अलावा आपको क्या लगता है कि अभी के जनरेशन में, अभी के करंट सिचुएशन में जो हमारे यंगस्टर हैं, जो स्कूल के, कॉलेज के, तो वो उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं और वो किस तरह उनको अपने एक लाइफ में रोल मॉडल की तरह देख सकते हैं? क्योंकि उस टाइम रिसोर्सेज़ की इतनी कमी थी जब वो थे। अभी हमारे पास कनेक्टिविटी है, ग्लोबलाइज़ेशन है, हमारे फिंगर टिप पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो करंट सिचुएशन राइट नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ resources available. How we can benefit it, the student can benefit it from and inspire from SN Bose sir. बिल्कुल सर, सही बात की आपने। आज सारी नॉलेज हमारे टिप्स पे है। सब कुछ हम एक मतलब फिंगर रखते हैं और सब कुछ हमारे पास आ जाता है सामने। बट फिर भी मुझे Mhm. मुझे मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मुझे ये लगता है ये यूथ है हमारी,
वो कहीं ना कहीं मतलब बुक से दूर जा रही है, बुक से भाग रही है, नॉलेज से दूर जा रही है जो हमारी यूथ है। तो मैं तो यही एक संदेश देना चाहूंगा भी यूथ को बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। एसएन बोस की बायोग्राफी जरूर पढ़े यूथ। जो हमारा युवा है वो एसएन बोस को पढ़ेगा, उन्होंने क्या रिसर्च किया। नॉट ओनली एसएन बोस, सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन हम आज बात एसएन बोस की कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ से एक संदेश जाए कि हमारा ये युवा है वो एसएन बोस को पढ़े, देखे उन्होंने किन मुश्किलों में भी क्या क्या रिसर्च की। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे देखो एक पेपर पब्लिश करने के लिए दिया, वो मना हो गया, नहीं हुआ, फिर भी कोशिश करते रहे। यही होता है, मतलब यूथ आजकल क्या करती है भी, वो एक बार प्रयास करती है, अगर फेल हो जाए तो वो सोचते हैं भी हाँ फेल हो गए जी, अब नहीं कुछ हो सकता। बट बिल्कुल फेलियर से ही हमें जीत के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, कभी भी एफर्ट्स मत छोड़ो। अगर आप एक बार फेल हो गए, दोबारा फिर ट्राई करो, कहीं और से ट्राई करो, डेफिनेटली काम बनेगा। मैं तो यहाँ ये भी कहूंगा आप सर आइंस्टाइन की बायोग्राफी भी जरूर पढ़ो, आपको पता लगे कितना स्ट्रगल है। एसएन तो बोस की भी जरूर पढ़ो, आपको पता लगे कितना स्ट्रगल है। और डेफिनेटली जो उनकी रिसर्च थी वो आज भी हमारे काम आ रही है। जो उनकी रिसर्च थी, बोसोन्स हैं, बोसोन्स भी आज बहुत काम चल रहा है। हम पहली मैंने एक लाइन कह दी बड़ी इंपॉर्टेंट भी, हाफ ऑफ द पार्टिकल्स ओबिंग हिम। आधे पार्टिकल यूनिवर्स के उन्हीं की स्टैटिक्स को ओबे कर रहे हैं। और जब हाफ पार्टिकल ही पूरे यूनिवर्स के उनकी स्टैटिक्स को ओबे कर रहे हैं, तो पूरे जब तक ये ब्रह्मांड यूनिवर्स रहेगा तो उनका रोल तो खत्म हो ही नहीं सकता। उनकी स्टैटिक्स को वो ओबे करना छोड़ ही नहीं सकते, तो उनका रोल तो हमेशा रहेगा। उनकी रिसर्च को हम भूल नहीं सकते, जो उन्होंने हमें यूनिवर्स के बारे में जो रहस्य बताए, हाउ दे पार्टिकल्स आर बिहेविंग, हाउ दे आर मूविंग। तो वो एक अहम योगदान है जिसको कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। और यूथ को भी उसके बारे में डेफिनेटली जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आपने जैसे बताया यूथ को अब पढ़ते हुए पढ़ने से थोड़ा-सा दूरी बना रहे हैं, तो आपने जैसे बताया कि उनको किताबों से उनको लोगों के जो जिन्होंने उस टाइम इतनी मेहनत की, उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ आपने काफ़ी चीज़ें बताई जो आज के युवाओं को उससे सीखने की ज़रूरत है। तो सुमित बंसल सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और एसएन बोस साहब के बारे में पूरा उनके एक जिस्ट पूरी ज़िंदगी का उनको व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है हर एक चीज़, लेकिन मोटा-मोटी आपने एक जीवनी का एक छायाचित्र प्रस्तुत किया, तो उसी के लिए धन्यवाद और हमें आशा है कि स्टूडेंट और लोग इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच स्मिथ सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत मजा आया। मैं चाहूंगा फिर किसी और साइंटिस्ट पे भी हम फिर कभी डिस्कशन करें। बहुत मजा आया, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, विज्ञान की नगरी में ये प्रोग्राम होता रहेगा। थैंक यू सो मच सर।